हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवट फ्रॉम बेरमो बोकारो झारखंड। और आज दो अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को विशेषकर 2 जयंतियां मनाई जाती है, एक लाल बहादुर शास्त्री जी की और दूसरी महात्मा गांधी की। इसके साथ साथ आज विजयदशमी है, तो विजयदशमी की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप सब माता रानी के दर्शन करने के लिए मेले में जाइए, वहाँ से बहुत सारे आशीर्वाद लेके आइए और कुछ आशीर्वाद हमें भी लेके आइए, ताकि हम और भी अपने मंजिल की ओर बढ़ सके, करीब हो सके और अपनी मंजिल को मुकाम हासिल कर सके। ओके, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माता रानी आप सभी पे कृपा बनाए रखे। तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने देखा था प्रिकॉशंस अगेंस्ट अंडरग्राउंड कंडीशंस में, और आज की क्लासेस है हमारी प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। स्पॉन्टेनियस हीटिंग से आप क्या समझते हैं? हीटिंग मतलब आप समझ रहे हैं कि आग या आग लगाना, और स्पॉन्टेनियस माइनिंग के टर्म में एक स्पॉन्टेनियस हीटिंग हम लोग उसे कहेंगे जब कोयले में स्वतः आग लगने की संभावना हो, तो उसे हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं। सेल्फ हीटिंग को स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन द कोयल, सिंपल में स्वतः आग लगने की संभावना कोयले में अगर दिखती है तो हम लोग उसको स्पॉन्टेनियस हीटिंग कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर, ऑटोमेटिक स्वतः आग कोयले में कैसे लग सकती है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार जंगल में फ्रिक्शंस के कारण पत्ते जब झड़ जाते हैं और सूख जाते हैं और उसी पत्ते में फ्रिक्शंस होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट आग में तब्दील हो जाती है। सेम इट इज यहाँ अंडरग्राउंड के केस में या कोयले की केस में, जब ऑक्सीडेशन होना प्रारंभ होता है कोयले में, तो वो ऑटोमेटिक हीट प्रोड्यूस करती है और उस हीट प्रोड्यूस से आग लगने की संभावना बनती है। तो इसी के वजह से, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से ही कोयले में स्वतः आग लगती है। तो इसमें हम लोग प्रिकॉशंस कैसे लेंगे सर? बहुत सारा कहानियां हैं, डाटा है। डाटा 2-3 पॉइंट ही है, ज़्यादा है नहीं, बट कहानियां हैं, तो ये आपको देखना होगा। बहुत सारे सेंटेंस है। तो नॉर्मली किसी भी माइंस में स्पॉन्टेनियस हीटिंग को बचाव करने के लिए क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचाव करने के लिए? अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं या अंडरग्राउंड माइंस गए होंगे तो देखिएगा, एक पाउडर, वाइट पाउडर, जिसको हम लोग स्टोन डस्ट पाउडर बोलते हैं, स्टोन डस्ट का पाउडर का छिड़काव करते हैं। उसके बाद हम लोग ट्रैवलिंग रास्ते में वाइट वॉशिंग करते हैं। वाइट वॉशिंग ब्लॉक करती है रिएक्शंस होने में। उसके बाद विभिन्न प्रकार का प्रिकॉशंस हम लोग लेते हैं, जैसे पैनल बना के काम करना, डिस्ट्रिक्ट बना के काम करना, एयर ब्लॉक करना, वेंटिलेशन स्टॉपिंग करना। इस तरह के हम लोग संभावना और इस तरह के हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं। ओके, और ऐसे ही स्वतः आग लगने की संभावना कम की जाती है। तो नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द रेगुलेशंस 137 प्रिकॉशंस अगेंस्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग। फर्स्ट पॉइंट कहता है फर्स्ट पॉइंट कहता है द फॉलोइंग प्रिकॉशंस शॉल बी टेकन अगेंस्ट द डेंजर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस हीटिंग। द सीम और सेक्शन शॉल बी वर्क in a panel having independent ventilations in such a manner that is possible to isolate
one from another easily when necessary। मतलब अगर आप अंडरग्राउंड में काम कर रहे हैं तो एक पिलर ये रहा, ये एक पिलर आपका यहाँ रहा और इसी तरह कंटिन्यू बहुत सारे पिलर है, इधर भी पिलर है, इधर भी पिलर है, बहुत सारे नीचे भी पिलर है। तो हम लोग क्या करते हैं, पिलर को बांट देते हैं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में बांट देते हैं या पैनल में बांट देते हैं। अब जैसे समझिए आपको पिलर को डिवाइड कर देना है। अगर ये आपका इंटरेस्ट पॉइंट है, यानी कि यहां से आप माइंस को एंटर कर रहे हैं, तो चारों तरफ तो ये आपका ओपन रहेगा ना, यहाँ भी पिलर है तो यहां से यहां तो आपका ओपन रहेगा ना, इधर जाने के लिए, फिर यहाँ इधर जाने के लिए, फिर ऐसे ओपन रहता है। और आप अगर गए होंगे तो इसको आप एज्यूम कीजिए, ठीक है। इन द केस हम लोग 3 मीटर डीप या फिर 400 डीप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हो सकता है वेंटिलेशन प्रोसेस से या फिर एयर इंटेक करने की वजह से कुछ हवा इधर भी जा सकती है, उधर भी जा सकती है, इधर भी उधर भी, यानी कि पिलर पे हवा लग सकती है। और उसी हवा से क्या होता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से कोयले में स्पॉन्टेनियस हीटिंग की चांसेस ज्यादा रहती है। स्पॉन्टेनियस हीटिंग की चांसेस ज्यादा रहती है और कोयले में आग लगने की संभावना बनती है। अब ऐसा क्यों? ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ एयर या फिर एयर वेलोसिटीज, हवा के कारण ऐसा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इस पैनल में हमें काम नहीं करना है तो यहां से हम लोग इसको ब्लॉक कर देते हैं, आइसोलेशन स्टॉपिंग बना के, या फिर आप टेम्पोररी स्टॉपिंग बना के इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, सेम इट इज, इसका नोमेनक्लेचर कर देते हैं। ये पैनल ए हो गया, पैनल ए, डिस्ट्रिक्ट कुछ भी, यहां इधर भी हम लोग ब्लॉक कर देते हैं। और अगर इन द केस हम लोग यहां से वर्किंग कर रहे हैं, ये सारे कोयले यानी कि माल एक्सट्रैक्शंस हो चुका है, हार्वेस्ट हो चुका है, तो यहां से भी हम लोग ब्लॉक करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहां से स्वतः केबिंग या फिर स्टॉपिंग मेथड करते हैं ना, केबिंग मेथड में स्वतः धंसने के लिए छोड़ देते हैं, इसलिए यहां से भी ब्लॉक कर देते हैं। और यहां से जो गैस या इंक्रीमेंट या फिर यहां से जो गैस या यहां का वातावरण बाकी कोयले में इफेक्ट ना पड़े, इसलिए ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट बांध के हम लोग डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट डिवाइड करके आइसोलेशन स्टॉपिंग लगा के हम लोग को वर्किंग किया जाता है। वर्किंग करना है ताकि आइसोलेशन, ताकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बच सके। ओके, तो ऐसा ही पहला पॉइंट कहता है कि सीम और सेक्शन should be work in panel having independent ventilation such manner in the possible to isolate one from the another easily when necessary। और पैनल बनाने के समय हम लोग वेंटिलेशन को भी ध्यान में पैनल बनाएंगे। जब हमें जरूरत पड़े इसमें वेंटिलेशन सिस्टम ओके रखने के लिए, तो हमें तुरंत ओके हो जाए, ऐसी वर्किंग आपको बना के करनी है। ओके, सेकेंड पॉइंट, वेयर द सीम और सेक्शंस हैज ऑलरेडी बीन डेवलप्ड विदाउट कंपाइलिंग विथ प्रोविजन सब रेगुलेशंस, वन आर्टिफिशियल पैनल शैल बी क्रिएटेड बाय कंट्रैक्शंस ऑफ स्टॉपिंग। मतलब कहता है जो
पैनल या फिर हम लोग सेक्शंस बना के चल रहे हैं, सिम में डिस्ट्रिक्ट बना के चल रहे हैं, तो वहां आपको आर्टिफिशियल कंट्रैक्शंस करना है। किसकी? स्टॉपिंग की। अब आर्टिफिशियल कंट्रैक्शंस क्या होगा बताइए? स्टॉपिंग करना है आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल कंट्रैक्शंस क्या होगा? आर्टिफिशियल कंट्रैक्शंस मीन्स जो भी ईटा, चिमनी भाटा का ईटा, सीमेंटेड, ये सब फिजिकली वर्क करके जो दीवार खड़ा करते हैं वही हो गया आर्टिफिशियल स्टॉपिंग। और उसके नीचे मतलब जहाँ की हम लोग स्टॉपिंग बनाते हैं वहाँ एक ब्लैक बोर्ड छोड़ा जाता है ताकि वहाँ का रीडिंग या फिर डाटा कलेक्शन उस पर लिखा जा सके। प्लस कुछ मटेरियल जैसे ईटा हो गया, बालू हो गया, ये सब वहाँ छोड़ा जाता है ताकि भविष्य आने पे उसको तोड़ सके या फिर भविष्य आने पे एक और आगे स्टॉपिंग बना सके। ओके, थर्ड पॉइंट कहता है इन डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ पैनल सब रेगुलेशंस 1 and 2 consideration shall be given to enable complete extractions of pillar therein without the incubation period of the core seam। और आपको ये पैनल या ब्लॉक की ऐसे डिजाइनिंग करनी है कि इंकबेशन पीरियड आने से पहले सारा का सारा माल यहाँ निकल जाना चाहिए, हार्वेस्ट हो जाना चाहिए। इनकम्बशन पीरियड मीन्स व्हाट? इनकम्बशन पीरियड मतलब ऐसा पीरियड, ऐसा समय जिसमें कोयले में स्वतः आग लगने की संभावना ज़्यादा देखी जाती है। और ये सिम पे डिपेंड करता है कि इनकबेशन पीरियड कितनी होती है। जैसे झरिया सिम में 18 मंथ की है, किसी 12 मंथ की है, हमारे ढोरी खास में 18 मंथ की इंक्यूबेशन पीरियड मानी गई है। तो ये सिम पे डिपेंड करता है। ओके, नो कोल सेल और अदर कार्बोनेस मटेरियल सोल बी लेफ्ट और एक्सट्रैक्ट बिलो ग्राउंड, मतलब कोई भी कोयला या फिर सेल अंडरग्राउंड के कंडीशंस में नहीं छोड़ा जाएगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है वेयर रिमूवल ऑफ फैलन कोयल आउट ऑफ माइंस इज नॉट प्रैक्टिकल द एरिया शॉल बी इफेक्टिवली सील ऑफ। अब देखिए यहाँ गोप में अगर मान लीजिए यहाँ हम लोग काम कर रहे हैं, ये पिलर है, ये पिलर, और किसी प्रकार के ये पिलर को एक्सट्रैक्शंस करना इम्पॉसिबल होता है, या फिर ये भी पिलर एक्सट्रैक्शंस करना इम्पॉसिबल होता है और ये यहाँ छूट जाता है, तो यहाँ हम लोग सील्ड ऑफ कर देंगे ताकि यहाँ से जो भी इन्वायरमेंट है इधर इफेक्ट ना पड़े। ओके, ये चीज कह रहा है, सील्ड ऑफ कर देना है। इसके बाद कहता है छठा पॉइंट में एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज परमिटेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर बाय एन ऑर्डर इन रिटन and subject to such conditions as he may specify therein, no extractions of pillar in any seam or section shall be commenced until fire dam or spontaneous have been provided in all entrance to the panel। बहुत अच्छी बात कही गई है सिक्स्थ पॉइंट में कि अगर किसी पैनल या फिर किसी डिस्ट्रिक्ट में स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ चुकी है तो वहां हमको कोयले को नहीं निकालना है, मतलब नो वर्किंग, एकदम बिल्कुल वर्क नहीं करना, वहां पे कोयला नहीं निकालना, एक्सट्रैक्शंस नहीं करना है। और ऐसा किसकी आदेश होती है? अगर इन द केस आपको वहां से कोयला निकालनी है तो आपको चीफ इंस्पेक्टर से परमिशंस लेना होगा, और परमिशंस में सारे ब्यौरा देना पड़ता है कि कितने दिनों से स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ रही है, क्या वहाँ पे मटेरियल्स है सपोर्ट के लिए, और कैसी स्थिति से आप वहाँ से कोयला काम करेंगे या निकालेंगे, सारे के सारे ब्यौरा आपको देना होता है चीफ इंस्पेक्टर को। अगर वो उनको समझ में आया या फिर अच्छी लगी
कि नो रिस्क में काम हो रहा है, तो फिर उनके परमिशन से आप उस कोयले को निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 7th पॉइंट इज इन द फायर डैम्स और stopping built in entrance which are kept open for the ventilation or haulage. Suitable doors or openings shall be left, and bricks and other suitable materials shall be kept readily available in vicinity. तो कहता है कि अगर आपको फायर डैम से बचाव या फिर स्टॉपिंग बनाना है, कहाँ पे? एंट्रेंस में। किस एंट्रेंस में? कीप्ड ओपन वेंटिलेशंस और हॉलेज। ओके, एंट्रेंस विच आर बी कीप्ड ओपन फॉर वेंटिलेशंस और हॉलेज और सुटेबल डोर्स ओपनिंग लेफ्ट इन द ब्रिक्स एंड द अदर सुटेबल मटेरियल्स। तो वैसे केस में आपको सुटेबल मटेरियल्स यानी कि बालू, ईटा और फिर जोड़ाई या फिर दीवार उठाने की जो भी सामग्री है, वैसे केस में आपको वहीं का वहीं छोड़ना पड़ेगा। अगर इमरजेंसी आती है तो तुरंत उसमें हम लोग जोड़ाई करके दीवार खड़ा करके स्पॉन्टेनियस हीटिंग से बचने के लिए या किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए स्टॉपिंग बनाते हैं। ओके, इसलिए ये पॉइंट कहा गया है कि ऐसे केस में आपको वहाँ छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, रॉ मटेरियल सबको छोड़ देना है। इन द फायर डैम्स और स्टॉपिंग बिल्ट इन इंटरेस्ट, अच्छा ये हो गया। और हाँ, सुटेबल डोर्स भी बनाना होता है कहीं कहीं पे। सुटेबल डोर्स किस लिए? ताकि ये पैनल हम लोग ब्लॉक किए और यहाँ डोर बनाया और वर्किंग यहाँ चल रहा है, तो इस पैनल का एनवायरनमेंट क्या है, वातावरण क्या है, यहाँ का कंडीशंस क्या है, तो रीडिंग कहाँ से लेंगे? सारे अगर पूरा ब्लॉक कर देंगे तो रीडिंग कैसे लेंगे? इसलिए यहाँ दरवाजा बनाया जाता है और रीडिंग करके फिर से दरवाजा को लॉक कर दिया जाता है। ओके, 8 पॉइंट कहता है सेल और अदर कार्बोनियस मटेरियल शोल नॉट बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ फायर डैम्स और स्टॉपिंग। कोई भी स्टॉपिंग ऑफ फायर डैम्स हम लोग बना रहे हैं तो सेल और वैसे कार्बोनियस पदार्थ को यूज नहीं करना है। सेल और कार्बोनियस पदार्थ में क्या होता है कि उसमें आग लगने की संभावना जल्दी होती है। कंबस्टिबल मटेरियल्स। ओके, नेक्स्ट, ए पैनल शॉल बी आइसोलेटेड बाय एडिक्वेट स्टॉपिंग एज सून इट हैज बीन गो आउट। एक पैनल शॉल बी आइसोलेट स्टॉपिंग, अगर यहाँ से वर्किंग सारा खत्म हो चुका है और यहाँ गोफ है तो स्टॉपिंग बना देना है, आइसोलेशन स्टॉपिंग आपको बनाना है। ओके, ऑल द आइसोलेशन स्टॉपिंग इरेक्टेड टू सील ऑफ एंड गोफ or to isolate old, abandoned or discontinued working, isolate area affected by the fire spontaneous heating shall be plastered with cement and whitewash। अगर सपोज दैट यहाँ से आपका स्पॉन्टेनियस हीटिंग आ चुका है तो आपको यहाँ शील्ड ऑफ कर देना है, आपको यहाँ शील्ड ऑफ कर देना है। ओके, ताकि यहाँ से हम लोग का कुछ भी डैमेज इधर ना हो, उधर का स्पॉन्टेनियस हीटिंग इधर ना आए। इसमें और एक पॉइंट कहा गया है कि ऐसे कंडीशंस में आपको फिर प्लास्टर कर देना है, सीमेंटेशन कर देना है या फिर वाइट वॉश कर देना है, ताकि वाइट वॉश किस लिए करते हैं? ताकि स्पॉन्टेनियस हीटिंग ना हो, कोई भी रिएक्शंस ऑक्सीडेशंस ना हो। और वाइट वॉश करने से एक और फायदा होता है कि हमें दिखाई देती है। दिखाई क्या मतलब, एक तरह से इसको आप सैंपल में यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रैवलिंग रास्ता पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, तो पूरी ट्रैवलिंग रास्ता में वाइट वॉश की जाती है। वाइट वॉश से एक प्रॉफिट इल्यूमिनेशंस मतलब चमकती है तो रास्ते हमें नजर आती है, प्लस कोई भी रिएक्शंस ऑक्सीडेशंस ना हो और कोयले में स्वतः आग लगने की संभावना नहीं होती है। ओके, तो ये आपको वाइट वॉश करने
होती है। तीसरी पॉइंट ये रहा व्हाइट वॉश करने का फायदा कि हम लोग को एक चिन्ह मिल जाता है, मतलब एक सिंबल का भी यूज करता है कि भाई अगर यहाँ व्हाइट वॉश किया गया है तो या तो ये ट्रैवलिंग रास्ता हो या फिर यहाँ से कुछ मैटर है, दैट्स व्हाई यहाँ व्हाइट वॉश किया गया। तो ऐसे हम लोग को सिंबॉलिक मैसेज मिलती है। 11th is sufficient material for dealing with fire shall be kept ready at suitable place below ground for transport and use. Sufficient number of persons shall be trained in the use of such materials. Just 1 minute. कहता है sufficient material आपके पास पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। किस लिए? फायर से लड़ने के लिए। अगर अंडरग्राउंड के कंडीशंस में अगर काम कर रहे हो तो आपको एक क्या पूरी माइंस को प्रिकॉशंस लेने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, स्टोन डस्ट होना चाहिए और ऐसे पर्याप्त मात्रा में आपके पास इंस्ट्रूमेंट या फिर मटेरियल्स होना चाहिए जिससे हम लोग स्पॉन्टेनियस हीटिंग या फिर फायर से लड़ सके। फायर को लड़ सके क्या मतलब उससे फाइटिंग नहीं करनी है, उससे बचाव करनी है। ओके, और उससे कैसे बचाव करनी है, ऐसे में आपको वर्कर को ट्रेंड करना है। एक पॉइंट इसमें भी लिखा गया है कि वैसे पर्सन्स को आपको ट्रेंड करना है। ओके, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स को कैसे यूज किया जाता है वैसे आप जब तक किसी को बताइएगा नहीं, किसी को ट्रेंड नहीं कीजिएगा कैसे, तो वो कैसे यूज करे। भाई बंदूक चलाने के लिए भी बंदूक की जानकारी होनी चाहिए। ओके, तो सेम इट इज वहाँ भी कि फायर एक्सटिंग्विशर है आपके पास, आपको चलाना नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा। तो आपको ट्रेंड करना है। इन ऑर्डर टू डिटेक्ट स्पॉन्टेनियस हीटिंग इन ईयरली स्टेज द एयर इन रिटर्न एयरवेज of every deploying disease and every group which has not been isolated shall be। अगर आपको कहीं स्पॉन्टेनियस हीटिंग की लक्षण दिख जाए, स्पॉन्टेनियस हीटिंग पर आरंभ हो जाए और वैसे केस में रिटर्न एयरवे ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड गोफ विच आर नॉट बी आइसोलेटेड, मतलब स्पॉन्टेनियस हीटिंग यहाँ हो रही है और हम लोग यहाँ आइसोलेटेड नहीं किए हुए हैं, या तो गोफ है या फिर यहाँ पे आप समझिए वर्किंग है और आइसोलेटेड नहीं किए हैं। तो वैसे केस में क्या प्रिकॉशंस लेना है? पहला प्रिकॉशंस लेना है टेस्टेड फॉर परसेंटेज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एटलीस्ट इन एवरी 7 days विथ एन ऑटोमेटिक डिटेक्टर्स ऑफ टाइप अप्रूवल बाय द चीफ इंस्पेक्टर। पहला टेस्ट आपको क्या करना है? परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की क्या मात्रा है, परसेंटेज की CO2 की परसेंटेज की क्या मात्रा है, ये आपको चेक करना है एवरी 7 days, एवरी 7 days। और जो इंस्ट्रूमेंट है आपके पास यानी कि CO2 डिटेक्टर है अगर आपके पास, तो ये DGMS या चीफ इंस्पेक्टर द्वारा नोमित होना चाहिए, मतलब अप्रूवल होना चाहिए। और कंप्लीट एनालाइज्ड वंस एटलीस्ट एवरी 30 days विच विथ ए व्यू डिटरमाइनिंग द रेशियो CO फॉर्म्ड एंड O2 ऑब्जर्व। और एवरी 30 days में आपको रिजल्ट भी देखना है। क्या? ग्राहम्स रेशियो का रिजल्ट देखना है। ग्राहम्स रेशियो यानी कि CO2 ऑब्जर्व और O2 फॉर्म्ड, यही है ना ग्राहम रेशियो। क्या है? CO फॉर्म और O2 ऑब्जर्व। तो इसकी रिजल्ट भी देखनी है कि इस मंथ में कितना परसेंटेज आया, दूसरी मंथ में क्या डाटा आया, ये सब आपको चेक करना है। और प्रोवाइडेड सक्सेसिव टेस्ट
showing the steady increase in the CO form or O2 absorb ratio. Suitable measure shall be taken to determine the site of heating and deals with it. और देखना है आपको, अगर आग ज़्यादा या रिजल्ट कुछ ज़्यादा आ रही है तो उससे आपको फाइटिंग भी करनी है, उसको कम करने की जो भी संभावना हो वह स्टेप आपको लेनी है। ओके, द रिजल्ट ऑफ एवरी टेस्ट रेफर्ड इन सब रेगुलेशंस 12 shall be recorded in the bond page book kept for the purpose and shall be signed and dated by the persons carrying out of the test। और जो भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं एवरी 7 डेज और एवरी 30 डेज में, उसकी क्या रिजल्ट है वो बीपी में आपको नोट करना है, बॉन्ड पेज बुक में नोट करना है, और काउंटर साइंस भी आपको रखना है, अपना नाम भी उसमें लिखना है। ठीक। 13 नेक्स्ट पॉइंट इज द रिजल्ट ऑफ एवरी टेस्ट रेफर्ड इन सब रेगुलेशन 12 शॉल बी रिकॉर्डेड इन द बॉन्ड पेज बुक। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी डिप्लेयरिंग डिस्ट्रिक्ट शॉल बी इंस्पेक्टेड ऑन एवरी आइडियल डे। Every declaring district shall be inspected every ideal day, and report of the every such inspection shall be recorded in bond page book for the kept purpose. Those details shall be signed and dated by the persons making the inspections. और every declaring district जहाँ पे डिक्लेयरिंग हो चुका है वैसे केस में आपको प्रतिदिन एग्जामिन करना है, और एग्जामिन में क्या रिजल्ट है, क्या क्या आपने किया, वो सारे मेंटेन करना है बॉन्ड पेज बुक में, और आपको साइन करके रखना है। ऑल अनयूज्ड वर्किंग इंक्लूडिंग अनयूज्ड वर्किंग विच हैव बीन नॉट सील्ड ऑफ एंड आइसोलेशन स्टॉपिंग built around gov out of Celia inspected once at least every 7 days. Competent persons shall be filed risks and the report every such inspection shall be recorded bond page book kept for the purpose and shall be signed by them। ओके, मतलब कहता है कि कोई भी अगर सपोज दैट किसी कारण ये माइंस बंद पड़ा हुआ है, किसी कारण ये माइंस बंद पड़ा हुआ है 6 महीना 7 महीना 3 महीना कुछ भी 1 महीना भी होता है, चलो बंद हुआ, उसके बाद अगर ये माइंस खुलती है तो आपको एवरी पैनल्स एवरी डिस्ट्रिक्ट में इंस्पेक्शंस करनी है। क्या कोई डेंजरस हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट है, या फिर एक पॉइंट ये भी रखा गया है कि अगर गोफ के किनारे इधर अगर गोफ है तो यहाँ से क्या इन्वायरमेंट कंडीशन है, इसके लिए आपको यहाँ से इंस्पेक्शंस करना है। पूरी गोफ में नहीं जाना है, बस सामने से ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट होगा, वहाँ से इंस्पेक्शंस करना है, और बीपी में मेंटेन करना है, बॉन्ड पेज बुक में मेंटेन करना है, और अपनी साइन भी करनी है। और ऐसा कब तक, या ऐसा कब तक, एवरी 7 डेज। फिर से बात आ गई एवरी 7 डेज, एवरी 7 डेज। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑल अनयूज्ड वर्किंग इंक्लूडिंग अनयूज्ड वर्किंग विच हैव बीन बी सील्ड ऑफ एंड आइसोलेशन स्टॉपिंग बिल्ड अराउंड द गोफ आउट एरिया शॉल बी इंस्पेक्टेड once every 7 days। अगर ये बंद पड़ा है तो आपको इंस्पेक्शन करना है प्रत्येक 7 डेज में, और ये गोफ है यहाँ से आइसोलेटेड किया गया है तो आइसोलेटेड सिस्टम से के थोड़ा सा अंदर जाके आपको भी वहाँ इंस्पेक्शंस करना है। ओके, बीपी मेंटेन करके साइन भी करना है। where at any mine or part a special condition exist which make compliance with any provision of this regulation not necessary or reasonably practicable, the regional inspector may be ordered in return subject to such condition। here special relaxation provide कह रहा है कि किसी भी समय या किसी दरमियान किसी भी वर्किंग कंडीशंस में या फिर किसी जगह पे प्रैक्टिकली ये नहीं संभावना है कि यहाँ जाके हम इंस्पेक्शंस करें, रीडिंग ले, डाटा कलेक्शंस करें। अगर संभावना नहीं, आपको डर लग रहा है, अगर वहाँ ऐसी संभावना होती है कि एक्सीडेंट होने की चांसेस है या फिर कुछ अनहोनी हो सकती है, तो ऐसे केस में अगर आप नहीं इंस्पेक्शंस करते हैं
तो सबसे पहले रीजनल इंस्पेक्टर को आप नोटिस करेंगे, सर ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा मैटर है, और रीजनल इंस्पेक्टर को जैसा लगे उचित वैसा वो दिशा निर्देश देंगे और उसको आपको पालन करना है। ओके। Where coal is stacked or surface, suitable arrangements will be made for spraying of water or any other fire resistance or suppressed material on the coal stack. Regular interval prevent spontaneous heating. क्या कह रहा है? Well, coal is stacked on surface, suitable arrangements will be made for the spraying of water or resistance. अगर कोई भी माइंस में कोयला या कोयल स्टॉक सामने ही होता है माउथ से, अगर कहीं भी कोयला जमा हो रहा है तो पिछले रेगुलेशंस में हम लोग देखे थे कि 24 घंटे से ज़्यादा उस कोयले को नहीं रखा जाएगा, उसको जल्दी निकाल देना है। अदरवाइज अगर उससे ज़्यादा रखनी है तो आपको प्रिकॉशंस लेनी है, जैसे कि कोयला में आपको पानी डालना है या फिर ऐसी प्रिकॉशंस लेनी है जैसे कि वहाँ पे आग ना लग सके। ओके। Hydraulic fluid which are not fire resistant will be not used below ground. Hydraulic fluid which is not fire resistance. अगर किसी मशीन्स में हाइड्रोलिक ऑयल या हाइड्रोलिक फ्लूइड डाली जाती है और वो नॉन फायर रेसिस्टेंट है तो वैसे हाइड्रोलिक फ्यूल को हम लोग नहीं यूज करेंगे माइंस में। रेसिस्टेंस फ्री, जैसे आजकल की घड़ी या फिर बहुत सारे मोबाइल्स या ऐसे इंस्ट्रूमेंट वाटर रेसिस्टेंस आती है ना, वाटर रेसिस्टेंस फ्री, सेम इट इज यहाँ भी हाइड्रोलिक फायर रेसिस्टेंस होनी चाहिए, मतलब आग नहीं लगनी चाहिए उसमें। जो हाइड्रोलिक ऑयल यूज कर रहे हैं उसमें आग नहीं लगनी चाहिए। अगर आग उसमें आग लगती है तो वैसे हाइड्रोलिक ऑयल को हम लोग यूज नहीं करेंगे माइंस में। Precautions shall be taken to minimize the possibility of hydraulic fluid or oils coming in contact with the hot surface and electrical apparatus or cable। और आपको एक प्रिकॉशंस इसमें भी लेनी है कि अगर कहीं ऑयल, डीजल या फिर हाइड्रोलिक फ्यूल या ईंधन की यूज होती है तो ऐसे जगह यूज करना है, ऐसे जगह आपको मशीन्स में डालनी है जहां पे ना तो कोई वायर हो और हीटिंग रेसिस्टेंस फ्री हो, मतलब वहां आग लगने की संभावना किसी प्रकार का ना हो, वैसे जगह में आपको। ओके। 20 next point is 20 and 20 point is say that combustible oil or material shall be not used for filling in electrical equipment। कंबस्टिबल मटेरियल और ऑयल, कंबस्टिबल ऑयल और मटेरियल मतलब जिस ईंधन में आग लगने की संभावना ज़्यादा हो या किसी ईंधन या किसी मटेरियल्स में आग लगने की संभावना ज़्यादा हो और वैसे मटेरियल को हम लोग ऑयल फिलिंग में यूज़ कर रहे हैं तो वैसे मटेरियल को हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। ओके। ऑयल फिलिंग में वैसे मटेरियल को यूज़ नहीं करेंगे। Next point, last point is not with extending anything contained in sub regulations 1890-20s. The regional inspector may be ordered in return exempt used fire resistant hydraulic degree fluid degree gassy mines subject to such condition he has prescribed। और 1890-20 यानी कि फ्लूइड से लेके जितने भी बात हमने रखी है या रेगुलेशंस में रखी है, किसी प्रकार की कुछ प्रॉब्लम्स या संभावना या आपके पास कुछ और सॉल्यूशंस नहीं है तो रीजनल इंस्पेक्टर आपकी बहुत सहयोग करेगा, उन्हें आप नोटिस कीजिए। और डिग्री 1 के कंडीशंस में ऐसी कंडीशंस में डिग्री 1 गैसी माइंस के कंडीशंस में आपको कुछ राहत मिला जाएगा जैसा कि रीजनल इंस्पेक्टर आपको देंगे। तो ऑलमोस्ट ये 137 रेगुलेशंस कंप्लीट हुआ। डाटा इसमें
दो से 3 डाटा है कि प्रत्येक 7 डेज में आपको इंस्पेक्शंस करना है, और प्रत्येक ग्राहम रेशियो का भी इंस्पेक्शंस करना है एवरी 7 डेज में, और 30 दिन में एवरी 30 डेज में ग्राहम रेशियो का इंस्पेक्शंस करना है, और एवरी 7 डेज में CO2 कितना परसेंटेज में है ये आपको इंस्पेक्शंस करना है। तो ये रेगुलेशंस यहाँ कंप्लीट हुआ, 30 दिन और 7 दिन, ये डाटा आप याद रखें इसमें। तो आज की क्लासेस यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट रेगुलेशंस प्रिकॉशंस आफ्टर ए फायर हैज ब्रोकन आउट, मतलब आग लग गई है तो वैसे केस में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वर्किंग कंडीशंस के लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे बचना है, कैसे काम निकालना है, ये नहीं पता होगा तो फिर आप अपनी भी जान जोखिम में डालोगे, कंपनी की जान और माल की हानि करोगे। तो ऐसे ना हो, आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए। ओके, कुछ बातें अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमें कुछ पॉइंट, अगर कुछ लाइनें भी समझ में नहीं आती तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम उसको एग्जांपल देके आप तक बात रखने या समझाने की कोशिश करेंगे। इन द केस, और अभी क्या बोलूं मैं, दशहरा की शुभकामनाएं तो दे ही दी है। आप लोग प्रिपरेशंस में अगर हैं तो वैकेंसी भी आने वाली है, ऐसा उम्मीद है जनवरी फरवरी तक। तो कंटिन्यू प्रिपरेशंस आप करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और क्या और कुछ बातें काफी है। ओके, थैंक यू।